आज हम आप लोगों के सामने निधि जी को लाए हैं जो यूपी पीसीएस 2017 में इनका रैंक 5th है। और रैंक 5th होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये परीक्षा क्रैक किया, मतलब क्वालिफाई किया और एसडीएम के पोस्ट पर इनका चयन हो चुका है। इस समय तो आपको जिला भी मिल गया होगा। तो आपको निधि जी ये बताएंगे कि इनके सफलता के रास्ते में क्या क्या समस्याएं आई और उन समस्याओं को इन्होंने कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको परीक्षा को क्वालिफाई किया। तो बहुत बहुत स्वागत है निधि जी आपका अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसा कि पता ही आपको, मेरा नाम निधि डोटवाल है और मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ इन वेस्टर्न यूपी। और मैंने अपनी जो इनिशियल स्कूलिंग वगैरह है वहीं से मुरादाबाद से किया। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से किया, फिजिक्स ऑनर्स। फिर क्योंकि मेरा पहले से ही सिविल सर्विसेज में जाने का था, इसलिए मेरा एमएससी में हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे। डायरेक्टली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड देन 2014 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। और 2016 में मैंने यूपीएससी में अटेम्प्ट किया था, उसमें हो नहीं पाया था। तो मैंने सोचा पहले स्टेट पीसीएस में कर लिया जाए, उसके बाद आई विल फोकस ऑन यूपीएससी। तो 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट यहाँ पे दिया और उसमें हो, लेकिन इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत रही क्योंकि 2017 का अटेम्प्ट का रिजल्ट 2019 में है। तो बहुत पेशेंस रखना था इसमें, टाइम टेकिंग। क्योंकि ये वाकई में जो परीक्षा है, यदि व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं, पहली परीक्षा तो व्यक्ति की धैर्य की ही होती है, तो उसकी प्रिपरेशन की तैयारी तो सेकेंडरी है। तो अगला हम आपसे ये क्वेश्चन, आपका एकेडमिक कैरियर कैसा रहा? एकेडमिक में हम आपको पूरा ग्रेजुएशन तक पूछना चाहते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट रहा और आपने तैयारी कैसे शुरुआत की? ग्रेजुएशन में मेरा, हाँ, एक्चुअली ग्रेजुएशन में मेरा फिजिक्स ऑनर्स था जी। लेकिन जब मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी करना शुरू किया तो सिलेबस एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि एक ऐसा ऑप्शनल ले लिया जाए जिसमें जीएस का भी पोर्शन कवर हो जाए। तो फिर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को ऑप्ट किया था यूपीएससी एज वेल एज यूपी के लिए। और यूपी में क्योंकि उस टाइम पे 2 ऑप्शनल होते थे, इसलिए मैंने एक सोशल वर्क अडॉप्ट किया। अच्छा, तो आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम रहा होगा? हाँ जी, इंग्लिश मीडियम। आपका इंग्लिश मीडियम रहा। तो क्या आपको ये लगता है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जो लोगों के हार्ट में ये है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं बेहतर अच्छा लिखते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे उतना अच्छा नहीं लिखते हैं? क्या ये मानती हैं कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, जो थॉट होता है उस पर नंबर मिलता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम से भी उतने ही लोग सेलेक्ट होते हैं जितना हिंदी मीडियम। आपको डेडिकेशन की जरूरत है। यूपी में पहले तो ये होता था कि रिसोर्सेज भी हिंदी मीडियम में ही हुआ करते थे। मेरे टाइम पे भी हिंदी मीडियम में ही सोशल वर्क में रिसोर्सेज थे, इंग्लिश में ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि आपके मीडियम मैटर करता है, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की एक्चुअली जरूरत है। और पहले शायद ऐसा होता था कि हिंदी मीडियम में यूपीएससी के लिए रिसोर्सेज कम थे मेंस के जीएस पर्सपेक्टिव से, लेकिन अब इतने ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए, ऑनलाइन आपको हेल्प मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप वहां पे दिल्ली में जाके या इलाहाबाद में जाके ही तैयारी करें, आप एक छोटे से गांव में बैठ के भी अब कर सकते हैं तैयारी। ऑनलाइन रिसोर्सेज काफी हैं जी। आप, हमें लग रहा है कि बच्चों को अब जो एक, पहली बात तो कोरोना पीरियड भी चल रहा है, इस पीरियड में वैसे लोगों को फाइनेंशियल आर्थिक समस्याएं चल रही हैं और विशेषकर लड़कियों के लिए आप एक उसी वर्ग से हैं, तो हमें लगता है अनअकैडमी ने एक बेहतर वर्क किया और वर्ल्ड लेवल पे कि हम एक मिनिमम फीस में, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्ज से हम सब्सक्रिप्शन लेकर और अपने सपने को पूरा कर सकते। मैंने भी देखा कि हमारे पास भी क्या मतलब उद्भव आई है द ओरिजिन, तो इलाहाबाद में कभी आई होंगी तो देख ही रही होंगी, लेकिन मुझे लगा कि अनअकैडमी बेस्ट रहा। आज हमारे ही परिचित के 2 बच्चे चयनित हो चुके हैं
छोटी पोस्ट में चयनित हो चुके हैं, वो कभी पे न इलाहाबाद में या दिल्ली में सरवाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, तो रूम रेंट नहीं दे सकते। उसके नजर से देखा जाए तो अनअकैडमी एक लर्निंग, ये न यूपीपीसीएस की हम बात कर रहे हैं, आपको 70 से अबव हैं एडुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, टॉप एडुकेटर एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। तो अनअकैडमी के बारे में आप क्या सोचती हैं? आगे ये जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उसके नजर से अनअकैडमी कैसे ऐसा रहेगा? देखिए, मैं अपना ही बता दूं, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया था। मैंने भी अपने जो सीनियर्स थे उनसे बुक लिस्ट वगैरह पूछ ली थी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मेरी तैयारी रही थी। जी जी। बस हाँ, और टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने ली थी, वो भी ऑनलाइन मोड में घर रहकर मैंने पढ़ाई की थी। तो मुझे, और अभी देखिए कोरोना पीरियड में जहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो आपको घर पे ही रहना है, स्टे होम स्टे सेफ। तो मुझे लगता है अनअकैडमी काफी अच्छा काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमारी तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आप जो हिंदी, आप इंग्लिश मीडियम में रही, तो हिंदी की आपने जो कंपलसरी पेपर हिंदी है, जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी, उसको आप तैयारी किस बुक से और कैसे तैयारी की आपने? हिंदी एक्चुअली 10th तक की पढ़ाई की थी, उसके बाद छूट गया था, तो काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो कंपलसरी हिंदी के लिए एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैंने उसी को रेफर किया था एक्चुअली। तो मैम, तो बुक तो नहीं है, वो तो एक प्रैक्टिस सेट है आए हुए क्वेश्चनों के लिए। तो एक्चुअली मैंने उसी को कर लिया था, उसी से मेरा हो गया था, उसी को बार बार देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली उसमें, और वही रिपीटेड होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। जी जी। हाँ, तो मैंने उसी को प्रैक्टिस किया। अच्छा अच्छा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग वो हैं, कुछ लोग आदित्य की, प्रकाशन की, कुछ लोग वैसे, मुझे जो लगता है कि हिंदी के लिए जो वासुदेव नंदन की जो बुक होगी, वासुदेव नंदन या सुशील सुशील कुमार या हरदेव बाहरी की बुक बड़ी अच्छी साबित हुई होगी। हाँ जी, ये भी रेफर करते हैं लोग, ये भी रेफर करते हैं जी। तो जीएस से आपके समय में, जब आप 2017 में आपने यूपीपीसीएस में आपका चयन हुआ, तो उस पीरियड में जो आपके जीएस के पेपर, आपके 2 पेपर होते थे, और 2 पेपर में आपके पहले पेपर में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, या मान लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव होते थे। अब जो ट्रेंड चेंज हो गया, एज पूरा यूपीएससी ऐसा हो गया, तो इसमें आपके जो फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कल्चर का, फर्स्ट पेपर में 200 नंबर के हुए, यूपीएससी में 250 नंबर का, यहाँ 200 नंबर है। तो आपने जैसे हिस्ट्री के लिए किसकी बुक पढ़ी है आपने? देखिए, पहले जब फाउंडेशन के लिए मैंने पढ़ाई की, तो वही एनसीईआरटीज वगैरह ही पढ़ी थी, और स्पेक्ट्रम मैंने रेफर किया था, और विपिन चंद्रा की बुक हिस्ट्री के लिए। हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आती है, उससे मैंने रेफर किया। और आर्ट एंड कल्चर के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स भी होते हैं, वो जो भी एक्चुअली जो भी समझ नहीं आता था, जो टॉपिक नहीं मिलता है, वो मैं ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू करती थी। कोई भी टॉपिक, एथिक्स में मैंने अनअकैडमी को प्रेफर किया था। तो ये जो इसके लिए, भूगोल के लिए, जियोग्राफी के लिए, भूगोल ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो वहां से काफी हेल्प मुझे मिल गया था। तो उसमें वही पेपर खुल्लर, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह। एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्ट्स पे पढ़नी ही रहती है फाउंडेशन, अपना बेस बनाने के लिए, और जीसी लियो। अच्छा। तो सविंदर सिंह की बुक जो है, आपने कौन सी बुक, आपने जियोमॉर्फोलॉजी ने पढ़ा कि आपने उनकी इंडिया या फिजिकल किया? एक्चुअली जो जीएस के लिए तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी, हाँ जी, तो उसमें कुछ पार्ट्स, पोर्शन जियोमॉर्फोलॉजी के भी पढ़ने होते हैं। सविंदर सिंह की अलग से आती है जियोमॉर्फोलॉजी। जी। हाँ, मोटी सी होती है। हाँ, मोटी सी होती है, लेकिन पूरी नहीं पढ़नी होती। यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव। जी। हमारा भी जियोग्राफी सब्जेक्ट रहा, और इसलिए थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा, आरसी तिवारी और सविंदर सिंह की। अगला जो सेकंड पेपर है आपका, सेकंड पेपर अब प्रेजेंट टाइम में, हम ये चाहेंगे कि बच्चे आपसे सीखें, और बहुत सारी गलतियां करते हैं, कुछ कोचिंग
कुछ कोचिंग के लोग और कुछ एडुकेटर्स भी सही सलाह नहीं दे पाते हैं। तो हाँ सेकंड पेपर होता है आपका इंडियन पॉलिटी है, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, हाँ आईआर, और ये पार्ट बच्चों को कहाँ से देखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि इलाहाबाद की कोचिंग है और दिल्ली की मैं वहाँ पे भी 2 साल टीचिंग किया हूँ माजिद हुसैन सर के साथ ही में। तो मैंने ये देखा कि लोग इंडियन पॉलिटी ही पढ़ाने लगते हैं, जबकि जो हम्म, मेन टॉपिक है वो सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और आईआर है। तो बिल्कुल। आप क्या राय देंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? वो प्री के नज़र से इंडियन पॉलिटी ही पढ़ते रह जाते हैं। तो हाँ, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस कहाँ तक उपयोगी है, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? एक्चुअली जो पेपर 2 है वो डायनामिक है काफी। जी। तो खुल्लर से बेस तो बन जाता है, लेकिन वो बहुत पुराने फैक्ट्स दिए हुए हैं, और मैंने देखा है कोचिंग सेंटर्स में भी वही फैक्ट्स चले आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स से अगर उसे सब्सटेंशिएट कर दें, और आपके जो जीएस पेपर्स हैं उसके साथ अगर कंबाइंड स्टडी की जाए, तो उसके क्वेश्चंस टैकल हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे क्या ट्रेंड बन रहा है अभी, वो देखने की जरूरत है, और सिलेबस को बारीकी से देखिए। उस पे फिर जी। नोट्स खुद से बनाइए। एक्चुअली कोई आपको उस पे नोट्स नहीं दे सकता पेपर 2 के लिए, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। जी, वो करंट से रिलेट करता हाँ है हाँ, ना? करंट से रिलेट करेगा। जी। आपको और पेपर 2 और पेपर 1 में भी कंबाइंड स्टडी करनी है। पेपर 1 का कुछ एग्जाम्पल आप पेपर 2 में डाल सकते हैं, पेपर जी 2 का कुछ आप पेपर 1 में डाल सकते हैं। जी। तो एक अगला, होलिस्टिक स्टडी रहती है। जी, जीएस एक थर्ड पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हाँ, हर बच्चों के लेकर प्रॉब्लम होता है यदि वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। पार्ट है साइंस है। तो हम लोग समझते हैं कि बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी पढ़ना है, जबकि उसमें है क्या? जहाँ तक मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की बात है, साइंस टेक की बात करता है, बायोडाइवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हाँ, इंडियन इकोनॉमी, करंट इकोनॉमी और उसको रिलेट करना है, और इसी में इन्वायरमेंट है। तो आपने साइंस टेक की बुक कुछ बताइए, और इकोनॉमिक्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन सी बुकों का अध्ययन किया आपने? ओके। एक्चुअली पेपर 3 अगर देखा जाए तो सबसे इजी है, और अगर देखा जाए तो सबसे टफ है, क्योंकि उसका जी। मटेरियल कहीं पे भी कंबाइन नहीं मिलता है। जी। तो मैंने क्या किया, पेपर 3 का मैं एक एक टॉपिक उठाती थी, फिर उस पे कुछ वर्ड्स लिख लिए, उससे रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर्स है, मतलब कुछ भी करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक, उसे मैंने नोट कर लिया। तो ऐसे मैंने सारा पढ़ा था। कोई एक्चुअली एक पर्टिकुलर बुक मैंने रेफर नहीं किया उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं आपको बता दूं, जो भी अभी चल रहा है टॉपिक, ट्रेंडिंग है कोई टॉपिक, जी तो जी। वही आता है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। पुराना कुछ नहीं आता कि पहली सैटेलाइट कौन सी थी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम विगत 1 वर्षों का, पिछले 1 साल का करंट साइंस का तैयार कर लें, तो हमारा जो है मेंस जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, और पेपर 3 का मुझे लगता है इंटरनेट के थ्रू ही तैयारी हो सकती है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है एक्चुअली। इंडियन इकोनॉमी के बेसिक बुक के लिए कुछ बताएंगे बच्चे, जिसका मान लिया जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं और उसके उनके वर्ड ही नहीं समझ में आते हैं कि जीएमपी क्या है, एनएमपी क्या ओके है, ओके। ऐसे। तो एक्चुअली उस उसमें मैं मुरनाल जी हैं, मुरनाल जी, उनके वेबसाइट को मैंने रेफर किया था, यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स पड़े हुए हैं मुरनाल जी के। मोनाल जी भी आपके अन अकेडमी से ही हैं? हाँ हाँ हाँ, वो मैंने देखा है। जी जी। हाँ, तो बिल्कुल। आपके सफलता में उनके उनके लेक्चर्स एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जी जी। तो अगला टॉपिक आपका जीएस के फोर्थ पेपर में चर्चा कर लूं, इथिक्स आता है। इथिक्स है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट है, नीति शास्त्र, इसके लिए आपने कैसे तैयारी किया? और यह एक नया टॉपिक है, और हर एक प्रशासनिक अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी से बनने से पहले तो मुझे ये लगता है कि हर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को 9th से ही एक सब्जेक्ट, जैसे हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं वैसे एक इथिक्स पेपर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जी, तो आप इथिक्स के बारे में कौन सी बुक पढ़ें, या ये एटमॉस्फेयर, कल्चर क्या डिपेंड करता है, हम इथिक्स में कैसे नंबर पाएं? हमें तो लगता है कि ये इन्वायरमेंट का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारी थॉट कैसी हाँ है। तो हाँ, इसके आपकी बारे में आप कुछ विस्तार पर्सनैलिटी बताएं। कैसी है, आप कैसे सोचते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, वही आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करता है। बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं एथिक्स के, जो कोई भी टैकल कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस पेपर को अगर 10 दिन पढ़ लें तो काफी स्कोरिंग हो जाता है वो। तो जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आप नोट कर लो। इसमें मैंने अनअकैडमी को ही रेफर किया था, क्योंकि कई टॉपर्स के लेक्चर उसमें पढ़े हुए हैं, तो उससे वो काफी इंटरेस्टिंग बन गया था मेरे लिए एथिक्स। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैथ्स करते हैं ना हम लोग, वैसा सा कुछ हो गया था।
जी जी। थोड़ा तो साइंटिफिक था। जी, तो ये इथिक्स का जो पेपर रहा, ये एक मैंने देखा है कि बच्चों की जो सफलता में जो रैंक होल्डर रहे हैं, उनकी स्कोर बहुत अच्छा कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। अब उस समय तो नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम आप यूपीएससी दे रही हैं, तो ये जरूर आपका 250 नंबर का फोर्थ पेपर है। अगला आपका बिल्कुल। जो सब्जेक्ट रहा वो आपका सोशल वर्क और वो फिजिक्स का था, ज्योग्राफी। जी जी। ज्योग्राफी था। नहीं, यूपीपीसीएस में। ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी एंड सोशल वर्क। तो अब तो सोशल वर्क नहीं है, तो अब अभी दो नहीं है। छोटे, जी जी, अब तो डिफेंस है रुका बचा हुआ है, वो हाँ। ही बड़े बच्चों के आंदोलन करने के बाद। तो आप जो है ज्योग्राफी में मान लीजिए कोई किसी बच्चे का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको आइडियल मान के बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे आपको सर्च करेंगे, तो आप हाँ। थोड़ा सा कुछ बुकों का, इंपॉर्टेंट बुकों का नाम थोड़ा सा बताएं, हाँ। हाँ। जिससे हाँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो एनसीईआरटीज, आप फाउंडेशन के लिए बेस बनाने के लिए एनसीईआरटीज 6 से 12 तक। अलोंग विथ, हाँ 6 से 12। और अगर आपको लगता है आपका मतलब आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है तो आप 9 से भी ले सकते हैं, 9 to 12। और अगर लग रहा है कि अभी समझ नहीं आ रहा तो फिर 6 से पकड़ लीजिए। जी और फाउंडेशन बनने के एक जीसी लियोंग आती है, वो पढ़ लीजिए। लेकिन इसके साथ एक जरूरी काम है जो मैं बताना चाहूंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्लस सिलेबस, वो तो डेली देखना है। मेरा जी जो सिलेबस था उस पर इतना ज्यादा मतलब कोई समझ नहीं सकता था, इतना ज्यादा मैंने अंडरलाइन और ये सब कर लिया था, हाईलाइट कर लिया था, कोई दूसरा देखता तो वो समझ नहीं पाता। जी। तो जहाँ सिलेबस रोज देखना है, हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली देखना है, उससे आपका बेस बन जाएगा, आपका माइंड उस तरफ एक्ट करने लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आप वही मटेरियल पिक करोगे जो आपके यूज का होगा, इररेलेवेंट मटेरियल पिक नहीं करेंगे। और बाकी पेपर 1 के लिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह, अगर आप लोग चाहें तो जो मॉर्फोलॉजी के लिए भी सविंदर सिंह की आती है, अलग से भी बुक्स देख सकते हैं, लेकिन पहले सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लें। मतलब मिनिमम पे फोकस करिए, 70% रूल पर। जी तो कवर कर देते हैं। हाँ, पहले मिनिमम कवर करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। फिर ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आर डी दीक्षित की बुक आती है। एंड आप किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं अगर चाहें तो। जी पेपर 2 के लिए खुल्लर आती है। और उसके साथ साथ जो भी करंट के टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स को तो सब्सटेंशिएट करना ही है उसमें। जी। और प्लस जीएस का जो भी पोर्शन है उसके साथ मिला के पेपर 2 को अगर पढ़ें तो स्कोरिंग हो जाता है। अच्छा और उसमें अपने नोट्स बनाने हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि फिजिकल ज्योग्राफी में नंबर ज़्यादा मिलता है और इंडियन ज्योग्राफी में नंबर कम मिलता है, क्या ऐसा सही है? नहीं नहीं, मैंने कुछ लोगों का देखा है जो फिजिकल जो मतलब जो पेपर 1 है उसमें बहुत कम रह गया और पेपर 2 में बहुत ज्यादा है। अच्छा तो अच्छा। ऐसा नहीं है। हाँ। चलिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैंने आपके बारे में ये एक चीज़ तो बड़ा अच्छे से सीखा, और मैंने भी जाना कि आपने अभ्यास को परीक्षा देने से पहले आप प्रत्येक क्वेश्चन का विगत वर्षों के खूब अच्छे से राइटिंग एबिलिटी पर वर्क किया। ये जहाँ तक मुझे लगता है आपकी सफलता में इसको 90% यदि मैं नंबर दूं तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर राइटिंग उसी से पहले जब मैं आंसर राइटिंग करती थी तो मैं शुरू में मैं ये सोचती थी, जैसे कुछ लोग डरते हैं आंसर राइटिंग से, तो मैं ये सोचती थी 0 से शुरू करते हैं कि ये इस वाले पेपर में जो मैं आज देने जा रही हूँ उसमें मेरे 0 नंबर आने वाले हैं। तो जी। अपने आप से ही कंपेयर करती थी, लेकिन 0 आते नहीं थे, वो ज्यादा ही आते थे थोड़े। जब मुझे आज मालूम चला कि आपको निधि जी से आज बात करना है, तो हमें हमारी लड़की ने पहले ही बताया कि छोटी लड़की है हमारी, तो उसने, दीपिका नाम, उसने कहा पापा जी मैंने उनके सारे वीडियो मैंने देख लिए हैं, और उसने ही आपके वीडियो मुझे जो है दिखाया कि ये हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, कहने मतलब कि लड़कियों के लिए एक आप प्रेरणा स्रोत हो। मेरी लड़की भी 10 ईयर से वो आपकी वीडियो को देख रही है। थैंक तो यू। हाँ, तो आप ये थोड़ा सा बताइए कि मान लिया जाए किसी कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए उसको एक दबाव होता है, नया नया लड़का आता है कि हम 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, रोज टाइम टेबल बनाता है, फिर वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ नहीं पाता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा होता है। क्या उसको ईयरली का एक एक वर्क मैप बना लेना चाहिए, फिर मंथली में, फिर वीकली बना लेना चाहिए, फिर डेली का इतना वर्क मुझे करना ही करना? आप कैसे सोचते हैं इसके बारे में? हाँ,
हाँ, ऐसे ही पहले तो एक मतलब अपने आप को किसी टाइम लिमिट में मत बांधो, क्योंकि आपको नहीं पता कब होगा। किसी को 1 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी को 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं। जी जी तो बांधिए नहीं अपने आप को। जी जी पहले तो एक दूर का ये देखिए कि हाँ मुझे करना है, ठीक है। फिर सोच के ये करिए कि हाँ दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट ही है। फिर वो जी 1 ईयर की स्ट्रेटेजी बनाइए, फिर 3 महीने की, फिर 1 महीने की, फिर वीकली एंड देन डेली, कुछ भी टॉपिक वाइज। लेकिन अपने टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करिए, घंटे पर मत जाइए। मेरे साथ भी होता था ये कि मैं डेली टाइम टेबल बनाती थी, लेकिन कई बार वो नहीं होता था पूरा। कई बार जी क्या मतलब नॉर्मली नहीं होता था पूरा। जी और एक चीज था, मुझे नींद ज्यादा आती थी, क्योंकि सेल्फ जी स्टडी था, कहीं जाना होता नहीं था कोचिंग वगैरह, तो घर पे ही रहकर पढ़ाई करती थी। तो मेरा 9 घंटे, 9 से 10 घंटे सोने में जाता था। तो मुझे लगता था जब टॉपर्स के इंटरव्यू देखती थी कि 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर मैं उसे रिड्यूस करने की कोशिश करती थी, लेकिन हो नहीं पाता था। कितना भी मैंने कोशिश किया, मुझे लगता था नहीं होगा फिर मेरा क्योंकि मैं नहीं सोती ज्यादा हूँ। लेकिन मुझे लग रहा नहीं है कि अब उससे ज्यादा शांत रहता था दिमाग सोने से, तो जी वही मेरे को हेल्प किया। तो ऐसा जी नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है, और बीच में ब्रेक्स भी आ जाते हैं तो फिर से उठ जाइए। एक अमेरिका का सर्वे भी है कि यदि कोई लड़की या लड़का यदि वो 8 घंटे सोते हैं तो ये दो 6 घंटे में पढ़ते हैं, और जो 6 घंटा सोते हैं ये दो 12 घंटा पढ़ते हैं, तो 6 घंटे में उनका कंसंट्रेशन बराबर होता है। तो शायद आपके बिल्कुल लिए शायद बिल्कुल। कुछ ऐसा ही रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हैं, जैसे वो इलाहाबाद देखेंगे, प्रयागराज, जो तो नाम बदल गया, प्रयागराज, दिल्ली, प्रयास। लखनऊ, कानपुर, एजुकेशन हब है। यहाँ पर कोचिंग में मैंने देखा, मैं उससे जुड़ा रहा, पढ़ाता रहा। स्टार्टिंग में बड़े अच्छे अच्छे टीचर लगा देते हैं और उनके कई संस्थानों में घूम घूम कर पढ़ाते हैं। बच्चों को एक बार उनका चेहरा देख कर एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन लास्ट के जो बाद के टीचर होते हैं वो टीचर उतने अच्छे नहीं होते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने गलत किया इस कोचिंग में एडमिशन लेकर। मैंने बड़ी बड़ी नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर, मैं बड़ी बड़ी कोचिंगों सेंटर के नाम बिल्कुल बिल्कुल। बता सकता हूँ। तो उस पीरियड में मुझे लगता है क्या ऑनलाइन कोचिंग बेटर है? जैसे यहाँ पर आपके 5 जीएस के पेपर हैं, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है आपके सी सेट के पेपर में। कुल मिला के टोटल हमें 8 टॉपिक टोटल पढ़ना है, और 8 टॉपिक पढ़ाने के लिए अनअकैडमी मैंने देखा कि 80 टीचर 70 टीचर लगे हैं। तो मुझे एक विकल्पहीनता की स्थिति नहीं है। यहाँ हमारे बहुत सारे विकल्प हैं, गोविंद शुक्ला से नहीं पढ़ना, जिससे मैं मैथ और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं। तो यदि मुझसे हिस्ट्री बच्चों को पसंद नहीं आया, तो हिस्ट्री बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो कभी कभी किसी की भाषा शैली को लेकर प्रॉब्लम रहती है, तो उस समय यदि लड़का ऑफलाइन कोचिंग में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख फीस पेमेंट कर दिया, तो उसके पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती, क्योंकि मीडियम परिवार के बच्चे ही सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो उनकी स्थिति इतनी नहीं होती कि हर बार वो 2 लाख, 3 लाख रुपया फीस पेमेंट कर सके। उस कंडीशन में यदि ऑनलाइन कोचिंग देखा जाए, तो मेरे समझ से लगता है कि बहुत कम पैसे में बच्चे अपने सपने को पूरा कर बिल्कुल सकते कर हैं। सकते हैं। तो क्या आपको हाँ लगता है? बिल्कुल लगता है मुझे। एक्चुअली मैं एक दिन ऐसे एनालाइज भी कर रही थी कि जी वहां पे जो खर्चा होता है रहने का, तो कोचिंग का तो है ही, उसके साथ रहने का ज्यादा है, और लाखों में जाता है वो। और अगर आपका टाइम चला गया तो वो प्रेशर अलग से रहेगा, फाइनेंशियल प्रेशर, और लगेगा आप अपनी फैमिली के ऊपर लायबिलिटी बन के रह गए हैं। तो एक प्रेशर अननेसेसरीली क्रिएट हो जाता है। दूसरा, ऑनलाइन कोचिंग में ये फायदा है कि आप रिपीटेड देख सकते हैं, जी रिपीटेशन कर सकते हैं अपने लेक्चर्स का। वहां पे वो नहीं देते हैं, वो लोग नहीं देते आपको वीडियो लेक्चर्स। जी तो काफी हेल्पफुल है। और दूसरा ये है कि हर कोई वहां पे नहीं जा सकता। कुछ लोग जी गांव में रहकर कोचिंग करना चाहते हैं, गांव में रहकर पढ़ना चाहते हैं, फैमिली के साथ, उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसलिए फैमिली के साथ रहकर पढ़ना चाहते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नो डाउट बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। क्योंकि मैंने एक छोटे से एग्जाम में देखा, हमारा एक गांव में भी है, कस्बे में भी घर है, गांव टाइप में। तो वहां पे हमारे गांव की एक लड़की थी, लड़की नहीं, मैरिड एक लेडीज थी, और उसके हस्बैंड कुछ करते नहीं थे। उसने मुझसे मिला कि सर ये बताइए कि मैं बीए पास हूँ और मैंने बीएड भी कर ली हूँ, और मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाया, और जिस जगह पे मेरी शादी हुई पापा मम्मी के अनुसार से, ये कुछ कर नहीं रहे, कुछ एकदम एक रीजनल लैंग्वेज में मुझसे बात की।
और हम क्या करें। तो मैंने उसको गाइड किया कि आप ऑनलाइन कोचिंग कर लो। उसने बीएड की थी, उसने टेट क्वालिफाई और सुपर टेट में भी क्वालिफाई कर गई। मामला कोर्ट में है, अलग बात है उसका, लेकिन फर्स्ट वो जो पहले दिन क्वालिफाइंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना था, उनका कुल मिला के फाइनल वो चयनित हो गई। तो मुझे एक चीज लगा कि जो लड़की इलाहाबाद में या कहीं कस्बे में रहकर या किसी एजुकेशन हब दिल्ली जैसे जगह पे नहीं रह सकती थी, वो गांव में ऑनलाइन कोचिंग करके आज वो अपने सपने को पूरा कर गई। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज द बेसिक नीड इंडिविजुअल लाइफ। पहले तो मुझे रोजगार आवश्यकता है ना, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते। तो आपका बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे निधि जी बात करके, रैली में बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा, ईश्वर से और हमारी अनअकैडमी पूरी टीम चाहेगी कि आप अगली बार जब मैं फिर दोबारा आपका इंटरव्यू लें तो आप एक डीएम बन के, मैं बिल्कुल बिल्कुल हूँ कि डीएम जरूर बने आप। और बहुत अच्छा लगा अनअकैडमी परिवार की ओर से, अनअकैडमी टीम की ओर से, और मैं गोविंद शुक्ला आपको हृदय से स्वागत करता हूँ। और एक आशीर्वाद मेरी टीम की तरफ से कि आप बुलंदियों को छुएं और एक जिले की एक अच्छी ऑफिसर भी बने। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू सो मच।